शिक्षा की जब बात होती है तो बचपन से ही हम सुनते आए ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो कितनी इम्पोर्टेंस है शिक्षा की हमारे जीवन में, इससे साफ तौर पर नज़र आता है। और कहते हैं एक शिक्षित व्यक्ति, परिमल जी, एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, सोच बदलता है, देश बदलता है। लेकिन आपको लगता है कि शिक्षा अभी भी सबके लिए उतनी आसान है? किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? क्योंकि देखिए अभी मैं देख रही थी काफ़ी बच्चे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी एक्साइटेड है। अलग अलग तरीके का माइंडसेट होता है और चैलेंजेस भी उतने हैं। कैसे टैकल करते हैं? आपको किस तरह की डिफ़िकल्टीज सामने आती हैं? देखिए मैम, अब जो है भारत ने इतना विकास तो कर ही लिया है कि यहाँ पर शिक्षा अगर कोई चाहे तो सबके लिए अवेलेबल है। हर 10-5 किलोमीटर की दूरी में स्कूल हैं, टीचर्स हैं, पढ़ाई है, ट्यूशन्स हैं, कोचिंग सेंटर है। इतना विकास तो हो गया है कि अगर कोई आदमी चाहे कि मेरा बच्चा पढ़े या कोई बच्चा चाहे कि मुझे पढ़ना है, तो इतने साधन तो हैं कि वो पढ़ सकता है और अच्छी पढ़ाई हर जगह अवेलेबल है। अब तो एक मुझे ज़्यादा मसला ये दिखने लग गया, बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, कि जैसे भाई रोजगार कैसे मिले, पढ़ाई कैसे करें, तो उसके अंदर जो ना माइंड सेट की बड़ी गड़बड़ दिख रही है। अब तो जो है जैसे अगर कोई अच्छे तरीके से पढ़ता है तो उसके लिए रोजगार के अवसर हैं और हम तो रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है फेयर सिलेक्शंस की बात की, बिना खर्चे बिना पर्ची की बात की, और उसके बाद पूरे प्रदेश में भर्तियां हुई हैं। बिल्कुल बेहद गरीब बच्चे, ये बच्चे यहाँ पर इस बात से जो है बता सकते हैं आपको कि जिनके घर में खाने के लाले पड़े रहते हैं, जिनके 2,000-5,000 रुपये फीस देने के लाले पड़ते हैं, तो वे बच्चे भी जो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए तो हम लोग ये कहेंगे कि देश में, प्रदेश में इस प्रकार का माहौल है कि फेयर सिलेक्शंस है और सिलेक्शंस हो रहे हैं और बहुत अच्छा मौका सभी लोगों के पास है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। शहर और गांव दोनों को आप देखते हुए कहेंगे ये? हाँ जी, शहर और गांव दोनों, शहर और गांव दोनों बातें हम करेंगे। जैसे अब गांव के अंदर जो ना वैसे गांव नहीं रह गए हैं। अब गांव में हर जगह पर लाइट है, अब गांव में हर जगह पर इंटरनेट है, गांव में हर जगह पर पक्की सड़कें हैं, गांव से शहर तक जाने का रास्ता है। अब जो बच्चे जिस लेवल के हैं तो उस लेवल का उनका पढ़ने का मामला है। लेकिन कितनी देर तक रहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। 5,000 से ज़्यादा गांव, मेरे ख्याल से, मैं शिक्षा मंत्री जी के उससे बात नहीं कर रहा हूं, पर 5,000 से ज़्यादा गांव के बारे में तो यह था कि 24 आवर्स बिजली रह रही है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सर, अगर हम प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर आप लोगों के गांव में बिजली आती है नहीं आती है? बिजली आती है। अब जो पढ़ना चाहिए ना तो पढ़ सकता है। चलिए, अच्छी बात कही आपने कि गांवों तक बिजली पहुंच रही है। लेकिन देखिए हम प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे जी। बहुत बड़ा स्ट्रेस इस वक्त हमें एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलता है। बहुत सारी किताबें होती हैं। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, हालांकि आप तो तमाम बच्चों को, थोड़े बड़े बच्चों को डील करते हैं, युवा जो हो चुके हैं, लेकिन जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो बोझ बहुत बढ़ गया है। सिलेबस का बोझ काफ़ी वास्ट हो गया है। बच्चे इस कदर वास्ट हो गया है कि बच्चे के एक बड़ा बैग लेके, काफ़ी सारी बुक्स लेके उनके कंधों पर वो बोझ दिखता है। साथ ही एक पॉकेट पे भी, जो पेरेंट्स की पॉकेट पे भी इसका असर होता है। आपको नहीं लगता कि वन नेशन वन फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, वन सिलेबस होना चाहिए? देखिए, वन नेशन वन फी स्ट्रक्चर, वन सिलेबस पॉसिबल है ही नहीं है। अब कोई आदमी अपने बच्चे के ऊपर खर्च करना चाहता, कोई आदमी खर्च नहीं करना चाहता, कुछ सिर्फ जो है सरकारी योजनाओं के ऊपर डिपेंड है, तो सबको बराबर सुविधाएं मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इक्विलिटी का पक्षधर भी नहीं हूं, मैं तो फेयरनेस की बात करता हूं। जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी सही रास्ता तय करता है, जो आदमी सही दिशा में मेहनत करता है, तो उसको ज्यादा सुविधाएं क्यों ना मिले? परिमल जी, शिक्षा तो सबका अधिकार है। शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन शिक्षा के अंदर भी जो है ना, जो आदमी, जैसे जो रियलिटी है जो पूरी दुनिया के अंदर है, शिक्षा सबका अधिकार है। मैं भी इस बात का पक्षधर हूं और हम लगातार ये बात उठाते हैं। लेकिन जो आदमी अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है तो उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। जो आदमी नहीं खर्च करता तो उसको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ये हार्श रियलिटी है। लेकिन हर एक आदमी को अपना बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, और बैकग्राउंड चेक करके उसको फिर अपनी मंजिल तय करनी चाहिए। हम यहाँ पर आदर्शवाद की बात करते रहे, उस आदर्शवाद के चलते क्या हो रहा है कि बहुत लोग रास्ता भटक रहे हैं। बहुत बच्चों के सामने संकट आता है, फिर वे डिप्रेशन में होते हैं। जैसे बच्चों में डिप्रेशन का क्या कारण है? उसमें डिप्रेशन का कारण ये है कि उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के बिना उसको कुछ ही बताते रहते हैं। एक नॉर्मल बच्चा है, जो गरीब का बच्चा है, जो किसान का बेटा है, जो आम गांव में रहने वाला बच्चा है, अब उसको जो स्टार्टअप इंडिया,
अब मेक इन इंडिया, आपको जो है जैसे नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना है। तो ये प्रेशर क्रिएट कौन कर रहा है? ये प्रेशर क्रिएट जो है ना, जैसे समाज और सोसाइटी करती है, वो टीचर्स करते हैं। टीचर्स लोगों को बात बताते नहीं कि भाई तुम जमीन पर पैर रखो, जमीन पर पैर रखे और पहला कदम बढ़ाओ, फिर अगला बढ़ाओ, फिर अगला बढ़ाओ। अब घर में खाने को तो आने है नहीं, बोला मैं तो जो है स्टार्टअप बनाऊंगा और दूसरे लोगों को नौकरी दूंगा। अब उसका काम अपने आप चलता नहीं, फिर वो 420 में या बेईमानी में या गलत रास्तों पर चलता है। कितनी ज्यादा जो है जैसे जो स्टार्टअप बने और बहुत लोग इस उसमें थे कि हम भी जो है रोजगार दें, लेकिन उनका क्या हुआ? अब कितने स्टार्टअप बनने के बाद उनमें से कितने जो है प्रॉफिटेबल हैं? अब जितने की जो है ये वो मेरे ख्याल से 100 मिलियन का जो डॉलर का कुछ होता, क्या बोलते हैं उसको, अब वो क्या हुआ उन सब चीज़ों का? तो कहना मेरा ये है कि पहला काम टीचर्स को और पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिठा करके उनको हवा में उड़ना बंद करना पड़ेगा। दो गड़बड़ है एजुकेशन सिस्टम में, ज़्यादा सिलेबस का प्रेशर गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है, एक या तो बच्चे सोचते हैं मेरे बस की कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, और दूसरी गड़बड़ ये है कि मैं तो सुपरमैन हूँ, वो पेंट के ऊपर कच्छा पहन करके उड़ते चलते हैं। अगर उनको सोनीपत से यहाँ आना होता ना तो वे सुपरमैन है, सोनीपत से एक कदम पानीपत रखते, दूसरा करनाल रखते और तीसरा जगाधरी रखते। मुझे बड़ी मुश्किल से जो है रोडों के ऊपर धक्के खाते हुए यहाँ तक आना पड़ा। और ज़्यादा जो है बात गड़बड़ यहाँ पर आई कि जगाधरी का स्वागत मेरा जो उस टूटे हुए रोडों ने किया, और वहाँ से जाके फंस के और वहाँ से वापस निकल करके आधे पौने घंटे से तो मैं जगाधरी में घूम रहा हूँ, फिर उधर से घूम करके आना पड़ा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है ये कि आपको रास्ते में गड्ढे भी मिलेंगे, आपको रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं जाम भी मिल जाएगा। और इस प्रकार से हालत है कि कहीं वो खोद करके पुल बनाने लगते हैं, बराबर में से रास्ता पहले बनाते ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लोग नहीं फील करते। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फील करनी चाहिए बच्चे को। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर भी लैक हो रही है? उनके अंदर एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि भाई आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो आपका समाज में अच्छा रुतबा है, आपका बच्चा अगर पढ़ने में वीक है तो आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं, और वही प्रेशर जो है वो बच्चों पे जा रहा है इनडायरेक्टली। देखिए, एक जो ना जो प्रॉब्लम्स है आपका ग्रुप नहीं है, आपकी दोस्तों के साथ खेलना कूदना उठना बैठना ये सब चीज़ें नहीं है। ये समाज के अंदर इस प्रकार से एलिनेशन का दौर आ गया। इस दौर के अंदर जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर काम नहीं करते, अपने ऊपर काम नहीं करते, तो वहाँ दिक्कत है। एक घर में भी 4 आदमी होते तो चारों अलग अलग फ़ोन लगा करके और उसके ऊपर लगे रहते हैं। तो जो बैठ करके बातें करने वाली बात थी, एक दूसरे को देखने वाली बात थी, एक दूसरे को ऑब्जर्व करने वाली बात थी, तो वो बात नहीं है। और पेरेंट्स के अंदर उस तरीके से आज बात नहीं है कि मेरा बेटा खुश है या दुखी है या डिप्रेस है या जो है ये 7वें आसमान पर है, आज इसके पैर कहीं कहीं टिक रहे हैं। मैं क्लास में अक्सर बच्चों के साथ ये बातें करता हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम है कि लोगों को रियल कंडीशंस के साथ जोड़ करके लाइफ नहीं चल रही है, और दोस्तों के पास इस प्रकार से किसी भी युवा के पास ऐसे दोस्त नहीं है कि उसके मन में कोई बात आ रही है तो वो उनको शेयर कर पाए, और शेयर नहीं कर पाने के चलते ये सब चीज़ें हो रही हैं। प्रेशर बहुत क्रिएट हो रहा है। जैसे कोटा के अंदर कितनी ज़्यादा जो है सुसाइड हो गई है। अब जो पेरेंट्स अपने बच्चे से जो है उम्मीद ज़्यादा पाल लेता है, जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा। यही बात मैं कह रहा था कि उनको चांद पर मत उड़ाओ। उन बच्चों को बताओ भाई तू पहले इतना करके दिखा, ये हो गया तो फिर इतना करके दिखा, अब ये हो गया तो इतना। आप जो छोटे छोटे टारगेट दो, इतना बड़ा टारगेट देते हैं वहीं पर जाके फंस जाते हैं। एक नॉर्मल बच्चा, उसके ऊपर IIT का या नीट का प्रेशर डाल दिया जाता है। जितना IIT में पढ़ना पड़ता है सिर्फ एडमिशन के लिए, उससे कम पढ़ने में सरकारी नौकरी मिल जाती है। अब जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर है, IIT की नीट की फीस वे दे नहीं पाते हैं, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर वहाँ से आ गया उनके ऊपर। अब जो 3 इडियट फिल्म में कि एक जो अंगूठी पहनता बहन की शादी के लिए, दूसरी अंगूठी पहनता लोन के लिए, तीसरी अंगूठी पहनता बाप के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, चौथी अंगूठी पहनता अपनी नौकरी के लिए, अपने करियर के लिए। तो इस प्रकार से प्रेशर क्रिएट होगा ही होगा। अब कोई भी बच्चा 12वीं पास करते ही साल 6 महीने की तैयारी में सरकारी नौकरी लग गया। अब सरकारी नौकरी नहीं लगता बाई चांस कुछ बच्चे। परिमल जी, देखिए आपने 12वीं पास का जिक्र किया, मैं हालिया जिक्र करूंगी। मेरे बच्चे का एडमिशन 3 इयर्स का है, एडमिशन हो रहा था उसका, एक काफ़ी अच्छा नोएडा का काफ़ी रिनाउंड स्कूल है। तो मैंने देखा पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान थे। जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने वाला था, बच्चों को वही चीज़ें रटाना, सारी राइम्स रटाना, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरह की बातें करना। आपको नहीं लगता इस वक्त जो पेरेंट्स हैं उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, चाहे वो छोटे बच्चों को हो या फिर बड़े बच्चों को? इस टाइम पर काउंसलिंग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा टीचर्स को है। टीचर से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत DOs को है।
और डीओ से भी ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत शिक्षा मंत्रियों को है। पेरेंट्स का नंबर तो बाद में आता है। जैसे ये स्कूलों ने ही तो प्रेशर क्रिएट किया ना कि वे जाकर के वहां राइम्स सुनेंगे और राइम्स लोग रटवा के लाएंगे, तो ये तो कहानी वहां से आ रही है ना। ये प्रेशर क्रिएट कहां से हो रहा है? टीचर्स के कारण। और ये जो है ना, जैसे जहां से हाईली पेड स्कूल्स हैं, ये मामला वहां का है, ये नॉर्मल स्कूलों का मामला नहीं है। अब जैसे ग्राउंड से जब तक हम एजुकेशन को नहीं पकड़ेंगे कि आपके बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। मैं कल ही किसी के साथ जा रहा था, उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो बोला जो है जैसे आप एजुकेशनिस्ट हो, आपको चाहे नुकसान रहे चाहे फायदा रहे, आपको देखना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। मैं ये सही बात है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोई भी एक आदमी मेंटेन कर ही नहीं सकता। एक आदमी है बिजनेसमैन, उसके बेटे को बनना बिजनेसमैन, उसकी पढ़ाई। दूसरा आदमी है किसान, उसके बेटे को पढ़ाओ करके पढ़ना बनना है, या तो पुलिस में जाना चाहता है या वो जो है फौज में जाना चाहता है, उसके सपने इतने हैं। अब एक आदमी है टीचर, अब वो सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए। अब बिजनेसमैन बनना तो पढ़ाई, डॉक्टर बनना तो पढ़ाई, क्लर्क या पुलिसमैन बनना तो पढ़ाई, सबकी एक जैसी कैसी हो सकती है? अच्छा, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। परिमल जी, मैं ये भी सवाल करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स के सपने होते हैं वो अगर पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वो सपने जो है वो अपने बच्चों को कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। कैरी फॉरवर्ड, अब आप मेरा सपना पूरा करो, आप आईएएस बन जाओ, आप पीसीएस बन जाओ, लेकिन कैपेसिटी तो नहीं देखते। ये गड़बड़ है, इसीलिए जो है ये प्रेशर का मामला है। इसलिए पेरेंट्स को मैं क्या बोल रहा हूँ कि उनको छोटा टारगेट दो, अचीव करवाओ, फिर अगला टारगेट दो, फिर अचीव करवाओ, फिर अगला टारगेट दो, फिर अचीव करवाओ। मैं सभी बच्चों को ये बोलता ही नहीं कि गवर्नमेंट जॉब तुम्हारा टारगेट है, मैं इनको बोलता हूँ कि आज का होमवर्क तुम्हारा टारगेट है, ये पहला चैप्टर पूरा करना तुम्हारा टारगेट है, और ये सब चीजें होंगी तब तुम जो है जॉब तक पहुंचोगे, वरना पहुंचोगे ही नहीं। मैं कभी कहता ही नहीं कि क्या तुम्हारी जॉब नहीं लगी, टेस्ट पास नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं ऐसा किसी को नहीं बोलता। हर रोज के काम के ऊपर मैं डंडे भी चलाता हूँ, आप लोग इनसे पूछ सकते हो, जूते भी चला देता हूँ, टीवी के ऊपर चलते हैं फिर वे बातें कि कलयुगी शिक्षक ने एक छात्र को पीटा। तो बहुत प्रसिद्ध हुआ है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और मैं अगला सवाल आपसे ये कहना चाहूँगी सर कि देखिए, पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि एक जो हम बचपन से ही पैदा जब होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो हमारा कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि देखो फलां का बच्चा ऐसा बन गया, वो खेल रहा है, आप नहीं खेल रहे हो, वो पढ़ रहा है, आप नहीं कर रहे हो। अब ये तीन लड़कियां यहाँ आगे बैठी हैं, ये तीन लड़कियां आगे बैठी हैं, क्या तीनों लड़कियों के पेरेंट्स ने इनकी बराबर पेरेंटिंग की? एक पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ईमानदारी, समझने की जरूरत है सर। जैसे कोई जो भी आदमी ये कहता ना कि फलाने का बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उस बच्चे को वापस बोलना चाहिए कि उनके पेरेंट्स ने भी तो किया होगा काम। पहला काम पेरेंट्स का होता है, दूसरे नंबर पर आता है बच्चे का काम। तो आप बच्चे को ईमानदारी सिखाओगे, बच्चा ईमानदार रहेगा। आप उसको बेईमानी सिखाओगे, बेईमान रहेगा। आप उसको सच बोलना सिखाओगे, सच बोलेगा। आप उसको झूठ बोलना चाहोगे तो झूठ बोलेगा। अब आप उसको सिखाओगे बेईमानी, तो हार्डवर्क कैसे करेगा? तो वो हर चीजों में आती है। तो ये काम पेरेंट्स को करना है, ना कि स्टूडेंट्स को। और पेरेंटिंग के सेशंस लेने चाहिए, और बहुत लोग लेते हैं। जैसे बबीता मैम मेरी वाइफ है, पढ़ाती हैं, तो वो जो इतने सेशंस देती रहती हैं, मिलियंस में, जो जैसे ही कोई वीडियो की कटिंग डली मिलियंस में गई। हम लोग भी बोलते हैं, तो वो जो मैंने देखा है काफी प्लेवे मेथड से वो पढ़ाती हैं, जिससे एजुकेशन सिस्टम इस वक्त काफी इजी हो जाता है, जिसको कह सकते हैं। उसमें तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन जो है ना, जैसे जो चीजें पेरेंट्स को चाहिए कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उस प्रकार के हमने यूट्यूब के ऊपर भी जो बहुत सेशंस डाल रखे हैं, फेसबुक पर भी डाल रखे हैं, और आज एजुकेशन में क्या गड़बड़ है उसके ऊपर भी बातचीत रहती है। जैसे मंत्री जी अब चले गए हैं, वरना मैं बातचीत जो है मैंने थोड़ी सी बातचीत की थी कि जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा है, तो हरियाणा बोर्ड के ऊपर पहला काम करना चाहिए। इन्होंने अपने आप ही जो सरेंडर कर दिया कि सीबीएसई बढ़िया है, सरकारी स्कूल भी सीबीएसई खोल रहे हैं, तो यहाँ गड़बड़ है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें बोलने से क्या होता है कि आप सरकार के या बीजेपी के विरोधी हो। मैं सरकार या बीजेपी का विरोधी नहीं, कोई भी नीति गलत है तो उसके खिलाफ बोलना हमारा काम है, टीचर का काम है। यही वजह है क्या परिमल जी की स्टेट बोर्ड से जो लोगों का इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है? जी, और हम लोग जो है जो बात बोलते हैं भाई जो इन्होंने फेयर सिलेक्शन किया, तो पहली बात मैंने आते ही बोली ना कि भाई फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम है, सरकार को क्रेडिट जाता है। युवाओं ने पढ़ना शुरू कर दिया, सब लोग तैयारी करते हैं, और हर एक बच्चे के मन में सपना है कि तू अगर पढ़ा तो लगा नौकरी, और जितने बच्चे पढ़ते हैं सब लगते भी हैं। और
हमारा सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि बहुत कम सिलेक्शन होते, लाखों की संख्या में जो बच्चे सिलेक्टेड हैं और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ऑफिस में, हर जगह पर हमारे स्टूडेंट हैं। और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में नहीं, गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट स्कूलों में आप कहीं पर भी जाओगे तो हमारे स्टूडेंट्स आपको हर जगह मिलेंगे। HTET CTET पास, उनको पढ़ाने का तरीका, बाकी चीज़ें, बहुत चीज़ें उन्होंने सीखी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में, तो हर जगह पर जो है ये योगदान ICS का है एजुकेशन में। उसके ऊपर जो पॉलिसी मैटर है, तो सरकार तक, मंत्रियों तक कौन लेके जाए, इन बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है इनको लेकर के कौन जाए। हम हर रोज इनसे बातें करते हैं, फिर कभी HSSC के ऑफिस में जाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, और वहाँ जा करके हम बातें बोलते हैं और वे चीज़ें जो है काफ़ी हद तक जो है रिजॉल्व भी होती हैं। और एजुकेशन के ऊपर जो सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में तो सही सिलेबस आता है। अब जो पेपर होता है वो लीक नहीं होता है, उसमें टोटली फेयर सिलेक्शन जो है, जैसे C और D ग्रुप हम लोगों ने कैटर किया और उसी की प्रॉब्लम्स को हमने उठाया है, तो वो मामला बिल्कुल रिजॉल्व भी है। लेकिन HCS का मसला है, तो HCS का मसला अभी भी गड़बड़ है। अब 100 सीट मेरे ख्याल से थी, उसमें बुलाई 60 प्लस है। ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, लेकिन कुछ पॉइंट पे हम छूटे भी हैं, क्योंकि देखिए सर, जिन जिन पॉइंट्स पर छूटे हुए उन पॉइंट्स को ही मैं डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे HPSC के अंदर जो लेक्चरर का कैडर है, तो वहां पर गड़बड़ अभी हुई है रिसेंट में ही। अब जो HCS वाला था, पुराने में भी गड़बड़ हुई थी, अभी जो बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया गया था, अब वो रिपीट होने के बाद उसका जो जैसे करना चाहिए, अब बच्चे जो आवाज उठा रहे हैं, किलकी मार रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो ये बच्चे जो फिर जो है मेरे पास पहुंचते हैं, सर ये मसला, अब वहां जा करके तो हम लोग जो है हायर अथॉरिटीज तक उसको लेकर के जाते हैं और जहां तक संभव होता है उसको रिजॉल्व भी करवाते हैं। लेकिन मसला सिर्फ हमारे फील्ड का नहीं है, मसला ये है कि अगर हर चीज का बिल्कुल एक प्रॉपर सिस्टम बने कि आप टाइम टेबल के अनुसार भर्तियां कर रहे हैं, आप सही टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करवा रहे हैं, सही बच्चों के सामने मौका, हर एक बच्चे को पता है कि हर साल जितनी भी रिक्रूटमेंट होंगी, अक्टूबर में पुलिस की रिक्रूटमेंट होनी है, अब उसको जून में और जो है 12 बजे दोपहर में उनको फिजिकल के लिए दौड़वाते हैं, आधे बच्चे वहां पर हार्ट फेल होकर मरते हैं, तो गलत काम है। ये सारे चेंजेस हैं जिन्हें करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अगर सरकार इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ये मंच देख रही होगी तो उन तक आपकी बात पहुंचेगी, इन बच्चों की बात पहुंचेगी। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी आपसे कि एक बच्चा जब अपनी स्टडीज़ चुनता है, 12 के बाद अपना करियर चुनता है, या बच्चे 8वीं से ही, आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, समझ लेते हैं, मेरा बच्चा तो बचपन से ही बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो अपना माइंडसेट कर लेते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो एजुकेशन, मतलब आप हायर स्टडीज़ भी करके ये नहीं समझ पाते कि मुझे बनना क्या है, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने की ज़रूरत है, और क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सिर्फ पैसा देने से बच्चे कामयाब नहीं होते, पेरेंट्स को बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ता, और जब तक जो है बच्चों का टाइम होता, पेरेंट्स से बच्चों का टाइम होता, तो फिर पेरेंट्स को पता नहीं होता। जितना समाज देश आगे बढ़ गया, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मेरी बेटी IB स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, IB के इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल में। वहाँ जाकर के सिलेबस क्या लें, सब्जेक्ट क्या लें, हम लोग ब्लैंक थे। हम एजुकेशनिस्ट कहलाते हैं, लेकिन आज आगे फ्यूचर के अनुसार एजुकेशन क्या चल रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में उसकी परछाई भी नहीं है। तो जैसे जो पेरेंट्स हैं, अब हर पेरेंट्स को ये पता है मैं अपने बच्चे पर लाख रुपए लगा सकता हूँ, मैं 50,000 लगा सकता हूँ, मैं 50 लाख लगा सकता हूँ, मैं 5 करोड़ लगा सकता हूँ, कितने ही लगा लिए। तो इस प्रकार के अलग अलग रेंज है पढ़ाई की, उसके अनुसार फिर बच्चे की देखो कैपेबिलिटी कि ये बच्चा इंटेलिजेंट भी है या नहीं है। अब 2 चीजें देखनी है आपको, अपनी पॉकेट कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो, दूसरा बच्चे की कैपेबिलिटी, उसके अनुसार फिर आप घर से बाहर निकलो। नेट पर बहुत जानकारी है, फिर उन इंस्टीट्यूशंस में जा करके आप एक इंस्टीट्यूशन में जाओ, बैठो, टाइम दो, पूरा दिन लगाओ, वो बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। फिर दूसरे में जाओ, फिर बहुत सारी बातें बताएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपके इंटरेस्ट की बातें कहाँ चल रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आप बहुत पैसे नहीं लगा सकते, बहुत टाइम नहीं लगा सकते, तो फिर आपको जो ट्रेंड चलता है ना, उस ट्रेंड के अनुसार चलो। फिर आपको नई चीजें एक्सप्लोर नहीं करनी चाहिए। नई चीज एक्सप्लोर करने में अगर कोई अमीर आदमी है, एक चीज सही नहीं होती तो दूसरे पर कर लेगा, लेकिन एक गरीब आदमी का एक काम नहीं हुआ तो दूसरे पर तो जाने की कंडीशन नहीं बचेगी, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये गड़बड़ है। हर एक पेरेंट्स को क्या चाहिए कि टाइम निकाले, अपने बच्चे के साथ बैठे, पहले तो पर्सनल बात करनी चाहिए कि हाँ भैया मेहनत करनी नहीं करनी,
काम करना नहीं करना, और फिर जो वो बोल रहा है क्या उसी दिशा में बच्चा काम कर रहा है, और फिर उसके साथ जाकर के इंस्टीट्यूशंस में, अब जिस बच्चे को बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए पढ़ाने के लिए कितने कॉलेज और स्कूल्स हैं, वहां जाकर के उनके साथ बातें करो, टाइम बिताओ, उनके एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं, बहुत सारी बातें बताएंगे, आपके मन में बहुत सारे सवाल जागेंगे, दोबारा सेशन लो, तिबारा सेशन लो, एडमिशन लेने से पहले आपको सारी बातें बताएंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, और जो आपके काम की बात हो फिर उसको चूज करो, बाकी को छोड़ दो। जो आदमी ऐसा नहीं करेगा वो अपने बच्चों का बढ़िया फ्यूचर नहीं बना सकता है। समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, पढ़ाई और करियर और रोजगार भी बदल रहा है। इस कोविड के 3 साल पहले और ये कोविड के 3 साल और अब पोस्ट कोविड जो मामला है ना, ये लोगों के सोचने का तरीका ही बदल गया। जो पुराने पारंपरिक तरीकों से सोचते रहेंगे वे आदमी कल को आने वाले समय में फंसेंगे। हम स्कूली एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। अब जमाना स्कूली एजुकेशन का नहीं रहा, अब एजुकेशन जो है ना, स्कूलिंग में भी कंपटीशन, बोला कंपटीशन स्कूलिंग का जमाना है, कंपटीशन स्कूलिंग। अब वो बच्चे जो पढ़ रहे हो तो सिर्फ 12वीं पास नहीं करनी, 12वीं करते हैं उसको कुछ ना कुछ टेस्ट भी पास करने हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या सरकारी नौकरी लगना है या उसको बिजनेस करना है या विदेश में जाना है या कुछ और काम करना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अगर वो 6ठी 7वीं 8वीं से इस डायरेक्शन में काम करता है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम लोगों को जो है इस प्रकार का आइडिया तब मिला जब सिलेक्टेड कैंडिडेट आता है, अब उसकी उम्र है 30 साल, वो आके कहता है सर अगर आपने हमें स्कूल में पढ़ाया होता तो आज हमारा करियर कुछ और होता, और हम लोगों को 30 साल तक धक्के ना खाने पड़ते, 18 साल के 12वीं पास करते ही कहीं ना कहीं सेट हो जाते। हमें सरकारी नौकरी लगना था, 12वीं करते ही सरकारी नौकरी लग जाते, तो आज हमें इतना टाइम क्यों लगाना पड़ता। एक सिरसा में सुनीता शर्मा करके एक लड़की थी, वो सिरसा में हमने ब्रांच खोली। अब वो आकर के अपने जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है, तो फिर उसने बहुत सारी बातें की। अब फिर उसने अपने बेटे के बारे में बात की, 11वीं क्लास में बच्चा था। अब वो 11वीं क्लास का बच्चा और वो माँ बेटा दोनों आने लगे, दोनों ने तैयारी करी और दोनों जने इकट्ठे सेलेक्ट हुए। अब बेटे की उम्र में उस पोस्ट पर लग सकते, तो माँ ने इतना टाइम जो खराब किया तो ये गाइडेंस की कमी के चलते हैं। तो हम लोग तो लगातार पेरेंट्स को ये कह रहे हैं जैसे भाई बच्चे का क्या करवाना है तो एक विजिट तो आईसीएस में मार ही लेना चाहिए, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे लोग सपने लेते रहते हैं। कोई आके कहेगा मेरा सपना आईएएस बनना, अब आईएएस बनने का सपना तो सारे भारत का है, इतने आईएएस कैसे बनेंगे? 1000 में आने की, और सभी माँ बाप को आईएएस चाहिए। सिर्फ सपने से बात नहीं होती ना, उतनी कैपेसिटी भी है, उतनी कैपेबिलिटी भी है। और आईएएस बनने के स्टेप्स क्या हैं? और आईएएस अगर आप बने नहीं और 30-35 साल तक पढ़ते गए तो उस डिप्रेशन से बाहर कौन लाएगा फिर आपको? आधे से ज्यादा मुखर्जी नगर डिप्रेशन में बैठा है। तो आपको बच्चे को छोटे छोटे टारगेट दो, टारगेट मस्ट बी अचीवेबल, कि टारगेट अचीव हो जाए। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि तुम लोगों को जो कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चे डिप्रेशन के मरीज थोड़े ही है। अब मैं आया यहाँ पर तो एक किलकी मारे, मंत्री जी का भाषण चल रहा है, किलकी मार रहे हैं। तो ये लोग जो है जैसे हंसना, बोलना, मजे करना, ये लाइफ का पार्ट है, पढ़ाई का पार्ट है। और कभी भी आपको जो इस प्रकार से बच्चे मिलेंगे नहीं। क्या हो गया, जैसे हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें से एक आधा बच्चा कोई जो अपने मन की बात शेयर नहीं करता, जो डिस्कस नहीं करता, जो बातें नहीं करता, वहां दिक्कत है। वरना ये जो है पढ़ना ठीक है, करियर ठीक है, ये लड़ने मरने को भी 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो ये ऐसा एटीट्यूड टीचर को डालना होता है। अब टीचर जैसा युवा बनाएगा, युवा वैसे ही बनेंगे। और ये उस प्रकार के हैं। अपनी क्लास पूरी करके अब यहाँ पर मेरी बातें सुनने के लिए कि सर आपको टीवी पर तो रोज देखते हैं, आज लाइव देखेंगे। अच्छा, ऐसे शिक्षक बहुत कम होते हैं। अच्छा परिमल जी, ऐसे शिक्षक बहुत कम होते हैं। मैंने देखा है कि क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, लोग बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, शिक्षक की एज ए टीचर मैं जॉब करूँगी या जॉब करूँगा और लाइफ आसान हो जाएगी, पढ़ाने नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे शिक्षकों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ये गलती उन शिक्षकों की या उन आदमियों की नहीं है, गलती तो समाज और सोसाइटी के स्ट्रक्चर की है। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड कॉन्शियस रहे, वहां जाकर के पूछे कि मेरा बेटा आता है कि नहीं, ये पढ़ता है कि नहीं, ये कुछ काम करता है कि नहीं। तो वहां जाके पता चलेगा ना कि टीचर को पढ़ाना आता कि नहीं आता है। दिक्कत ये ना, टीचर्स को अपने आप ही नहीं आता तो बच्चों का क्या करेंगे। और इसी कारण इसी विजिलेंस की कमी के चलते पूरे करियर का, पूरे के पूरे शिक्षा तंत्र का सत्यानाश पिटा है। और इस प्रकार की चीजों के ऊपर जो है जरूर
पेरेंट्स की निगरानी चाहिए, सिर्फ सरकार और बाकी लोगों के चलते नहीं होगा। शिक्षक के हाथों में ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बच्चे का भविष्य होता है और उस जिम्मेदारी को ध्यान से देखते हुए मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों को काम करना चाहिए जैसे आप काम कर रहे हैं। देखिए एक बदलाव की ज़रूरत है, तभी देश बदलेगा। तभी कहते हैं ना कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, झेलम का किनारा बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तभी सारा ज़माना बदलेगा। इस सेशन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिमल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस मंच में मौजूद थे, तमाम बातें आपने रखी और बच्चों के डाउट्स क्लियर करे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ की ये खास कार्यक्रम मंच में हम आगे बने रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। थैंक यू। Associate sponsor MF Darzi, delivering masterpiece. Neutralite, helping people live better, healthier lives. Rummy Culture, champions ka culture. Health partner, Capital Super Speciality Hospital, best hospital in Yamunanagar. Gaba Hospital, Yamunanagar, a multi-speciality center. Partner, Haryana Plywood Manufacturers Association, Jagadri Metal Aluminium Utensil and Jagadri Stainless.